नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है इस क्लास में हम बात करते हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम की, और इसमें हम बात करते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपसे विगत 10 वर्षों में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि यहाँ टोटल आपके 30 प्रश्न होने वाले हैं और अंत में आपको बताना है कि आपके कितने प्रश्न जो सही निकले। चलिए, आपका पहला प्रश्न है, बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, और इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी मैदान का। ठीक है, बनास बेसिन पूर्वी मैदान का है। बनास बेसिन होता क्या है? बनास और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो मैदान का निर्माण होता है वही बनास बेसिन है, और ये कृषि के लिए सबसे प्रयुक्त माना जाता है। ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। चलिए, अगला प्रश्न आप लोगों का ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा में समानांतर विकसित होते हैं? ठीक है, आप ही के लेवल का प्रश्न है, ध्यान से देखना, और आपका इसमें राइट आंसर होगा सीप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। विंध्यन कगार हिस्सा है। मैं आपको विंध्यन कगार हिस्से की मैं बात करूं तो ये अपने कहाँ पर स्थित है? हाड़ौती में स्थित है। अगर मैं बात करूं किसकी, ये कौन कौन से जिलों में स्थित है, तो आपका कोटा होगा, बूंदी होगा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, यहाँ पर विंध्यन कगार हिस्सा स्थित है। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों का ध्यान से देखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जहां पर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? तो बीकानेर का जो क्षेत्र है, बीकानेर जिले में पुंगल के चारों ओर जो है हमें कौन सा देखने को मिलता है? बालू का, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आप लोगों का ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखना। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया? तो कौन से वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला बनाया गया? तो आपके 2008 में। आपसे ये पूछे कि कौन कौन से जिलों को अलग करके बनाया गया? चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर, इन तीनों जिलों को तोड़कर एक नया जिला बनाया गया, और वह जिला है अपने प्रतापगढ़, और जिसका हो जाएगा 2008 में। अगर मैं तारीख की बात करूँ तो आपका होगा 26 जनवरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों का ध्यान से देखना, महत्वपूर्ण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देश का सबसे बड़ा राज्य है अपना राजस्थान, और तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर मैं सन 2000 के पहले की बात करूं तो उससे पहले था अपना एमपी। जब से छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ है तब से अपने राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बन गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों का ध्यान से देखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। करक रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है? तो राजस्थान के कौन कौन से जिलों से होकर करक रेखा गुजरती है? और आपका इसमें राइट आंसर होगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर राजस्थान में करक रेखा गुजरती है। अगर मैं किलोमीटर की आप लोगों से बात करूँ तो राजस्थान में करक रेखा की जो लंबाई है वो मात्र 26 किलोमीटर है। डूंगरपुर में 1 किलोमीटर है, बांसवाड़ा में 25 किलोमीटर है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे एक चीज़ और याद करूं कि वह कौन सी नदी है जो करक रेखा को 2 बार काटती है, तो आपके हो जाएगी माही नदी। अगला क्वेश्चन आप लोगों का ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग है? तो राजस्थान में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग होगा आपके भरतपुर ज़िले में। और एक चीज़ बता दूं मैं आप लोगों को कि बाणगंगा नदी को हम कहते हैं अर्जुन की गंगा। क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा। अगर मैं इसके बारे में थोड़ी सी और बात करूं तो बाणगंगा नदी राजस्थान की क्या है भाई? रुंडित नदी है। क्या है? रुंडित नदी है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन ध्यान से देखना, कौन सा उद्गम स्थल और उसका जो नदी है वो सम्मिलित नहीं है? चलिए ध्यान से देखना, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। दिवेर से कौन सी नदी का उद्गम होता है? कोठारी से। खमनोर से लूणी का उद्गम नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बिजराला से खारी का होता है, बिछाला मेला से सोम का होता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी मैं बात करूँ तो खमनोर से तो होता है अपनी कौन सी नदी का? बनास नदी का। कौन सी का? बनास नदी का। और जो लूणी नदी का उद्गम होता है वो होता है अपने कहाँ से? अजमेर से। अजमेर से मैं बात करूँ कौन सी पहाड़ियों से? तो आपके नाग पहाड़ियों से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को आप ध्यान से देखना। प्रश्न है आप लोगों का, प्रश्न है कौन सा उद्गम स्थल सम्मिलित नहीं है? ये तो कर लिया। प्रश्न है
भीमतल जलप्रपात उपस्थित है। तो भीमतल जलप्रपात आपके कहाँ पर उपस्थित है? तो आपके हो जाएगा मांगली नदी पर। कौन सी? मांगली नदी पर स्थित है कौन सा भीमतल जलप्रपात। और मैं बात करूँ कौन से ज़िले में स्थित है, तो आपके हो जाएगा कौन से ज़िले में आपके भीमतल जलप्रपात आपके बूंदी ज़िले में स्थित है। ठीक है, कौन से ज़िले में? बूंदी ज़िले में स्थित है। अगर मैं इसकी मांगली नदी की मैं बात करूँ तो आपके बेड़ज की सहायक नदी है। कौन सी नदी की? बेड़ज की आपकी सहायक नदी है कौन सी? मांगली। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जाखम नदी एक सहायक नदी है। जाखम नदी किसकी सहायक नदी है? और आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? सोम की सहायक नदी है कौन सी? जाखम। ठीक है, सोम की सहायक नदी है कौन सी? जाखम। और सोम की मैं बात करूँ तो सोम हो जाएगी आपके माही की सहायक नदी। सोम किसकी सहायक नदी है? माही की। और माही आपके जो है अरब सागर जो अपवाह तंत्र है उसका हिस्सा है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आप लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महिला बाग का जालरा किसके पास स्थित है? तो महिला बाग का जो जालरा है वो अपने राजस्थान में किसके पास स्थित है? तो आपके गुलाब सागर जोधपुर में स्थित है कौन सा? महिला बाग का जालरा। ये आपको ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का ध्यान से देखना, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अम्लीय मृदाओं में किसके प्रयोग से सुधार किया जाता है? अम्लीय जो मृदा है उसमें किसके प्रयोग से सुधार किया जाता है? और आपका इसमें राइट आंसर होगा चूना के प्रयोग से। किसके प्रयोग से? चूना के प्रयोग से। और चूना को हम लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चूना को हम कहते हैं लाइम। और इसी के प्रयोग से अम्लीय मृदाओं को सुधार किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों का ध्यान से देखना, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान में किस वर्ष लागू किया गया? अब कई लोग तो बोलोगे 1972 में ही लागू किया होगा, नहीं, 1973 में। अगर एग्जिट तारीख की आप लोगों से मैं बात करूं तो 1 सितंबर 1973 को अपने राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है वो लागू किया गया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और आप लोगों का इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1973। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का ध्यान से देखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हथमती, मेंथा, माजम और वेत्रक, ये क्या है भाई? मेसवा है। और माजम और वेत्रक नदियाँ किसकी सहायक नदी हैं? ये क्वेश्चन आप लोगों से बार बार पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन आपसे चतुर्थ श्रेणी में भी पूछा जा सकता है। किसकी? साबरमती की सहायक नदियाँ हैं कौन सी? हथमती, मेसवा, माजम और वेत्रक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का ध्यान से देखना, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो आपके कौन से क्षेत्र में? तो आबू क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय। अब उपोष्ण कटिबंधीय उसी जगह पे होगा जो स्थान सबसे ठंडा होगा और जहाँ पर सर्वाधिक बरसात होगी। ठीक है, तो अपना एक ही स्थान ऐसा है माउंट आबू जहाँ पर 150 सेंटीमीटर के समथिंग बरसात होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों का ध्यान से देखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान के कौन से जिलों में खस घास उपस्थित हैं? तो राजस्थान के कौन से जिलों में खस घास उपस्थित है? और मैं आपको बताऊं कि राजस्थान के सवाई माधोपुर, ठीक है, राजस्थान के सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक, इन जिलों में जो है खस घास जो है पाई जाती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। आप देखोगे कि अभी CET में 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आप लोगों के लिए अगला प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। राजस्थान में बीड़ स्थानीय नाम है। राजस्थान में बीड़ किसका स्थानीय नाम है? और आपको ध्यान रखना है चारागाह का। किसका? चारागाह का स्थानीय नाम है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं घास के मैदान। चारागाह को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम घास के मैदान। ठीक है, और ये अपने बीकानेर, सीकर और जोधपुर, कहाँ पर? बीकानेर, सीकर और जोधपुर में अधिक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का ध्यान से देखना, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सोरसन घास के मैदान किस जिले में स्थित है? सोरसन घास के मैदान है वो कौन से ज़िले में स्थित है? और आपका इसमें राइट आंसर होगा 12 जिले में। और 12 जिले में भी कहाँ पर स्थित है? ये अपने स्थित है सोरसन वन्य जीव अभ्यारण्य में। कहाँ पर? सोरसन वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है कौन सा? सोरसन घास के मैदान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों का ध्यान से देखना, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान के कौन से ज़िले में सर्वाधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र हैं? तो राजस्थान का वह कौन सा ज़िला है जहां पर शिकार निषिद्ध क्षेत्र सर्वाधिक है? और आपका इसमें राइट आंसर होगा कौन सा? जोधपुर।
ठीक है, कौन सा राइट आंसर होगा? जोधपुर। जहाँ पर मैं बात करूँ टोटल कितने, तो आपके 7 जो है आखेट निषेध क्षेत्र है। कितने? 7 आपके आखेट निषेध क्षेत्र हैं। कहाँ पर? जोधपुर में। इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है? शिकार निषिद्ध क्षेत्र हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों का ध्यान से देखना, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कनक सागर एक है। कनक सागर क्या है? कनक सागर अपने पक्षी अभ्यारण्य, क्या है? पक्षी अभ्यारण्य है। कनक सागर की मैं आप लोगों से मैं बात करूं तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कनक सागर झील भी स्थित है। क्या? कनक सागर झील भी स्थित है। और ये अपने कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है अपने बूंदी जिले में। कहाँ पर? बूंदी जिले में। और इसी के पास में एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है जिसको हम कहते हैं क्या? बांसी दुगारी। बांसी दुगारी बूंदी में स्थित है। इसको हम तेजाजी की क्या मानते हैं? कर्म स्थली मानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों का ध्यान से देखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिलेवार घनत्व का सही अवरोही क्रम आप लोगों से पूछा है कि जिलेवार जो घनत्व है उसका अवरोही क्रम, अवरोही क्या होता है? अवरोही होता है घटता हुआ क्रम। क्या होता है? घटता हुआ क्रम। तो सर्वाधिक इन ऑप्शन के हिसाब से मैं बात करूं तो सर्वाधिक घनत्व है अपने अलवर जिले का। किसका? अलवर जिले का। ठीक है, अलवर के बाद में आपका आएगा कौन सा? धौलपुर। तो धौलपुर इसमें भी है, इसमें भी है। इसके बाद में बांसवाड़ा है और ये कोटा है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ध्यान से देखना, ये जिला जो है एक सही अवरोही क्रम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात था। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में कितना लिंगानुपात है? तो ये आपका हो जाएगा 933। अगर मैं आप लोगों से मैं बात करूं राजस्थान में शहरी लिंगानुपात की, तो शहरी लिंगानुपात आपके कितना है? और शहरी लिंगानुपात आपके होगा 914। अगर टोटल की मैं आप लोगों से मैं बात करूं कि राजस्थान में टोटल लिंगानुपात कितना है और आपका कितना होगा? 928। ये आप लोगों को तीनों आंकड़े ध्यान से देखने हैं और ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है? कौन से जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है? और आपका इसमें राइट आंसर होगा पाली जिले में। कौन से जिले में? पाली जिले में। अगर मैं यहाँ पर लिंगानुपात की बात करूँ तो लिंगानुपात है यहाँ पर 1003। अब ये क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, और पाली जिले में अपने ग्रामीण लिंगानुपात है 1003। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का ध्यान से देखना, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग जो जनगणना सर्वेक्षण था, कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था? और ये आपके होगा 15वां जनगणना सर्वेक्षण। ठीक है, इसके एक चीज़ और ध्यान से रख लो कि ये तो था आज, ये टोटल जब जनगणना स्टार्ट हुई थी तब से 15वां। आपसे एक ऐसे भी पूछ सकता है वो कि आज़ादी के बाद जो है 2011 का जो जनगणना था वो कौन सा था? तो आपका राइट आंसर होगा 7वां। कौन सा? 7वां। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो राजस्थान का 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो है अपना जयपुर। और जयपुर की जनसंख्या की आप लोगों से मैं बात करूं तो जयपुर की जनसंख्या है अपनी कितनी? 66.2। इसके बाद में आएगा आपका कौन सा? जोधपुर। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की आप लोगों से मैं बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और प्रश्न आप लोगों का कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य में पुरुष साक्षरता दर प्रतिशत थी। ठीक है, जबकि महिला साक्षरता दर कितनी है? अब आप लोगों के दो क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें कि राजस्थान में महिला साक्षरता दर तो कितनी है? 52.12। और आप लोगों से पूछी है पुरुष की साक्षरता दर, और पुरुष की साक्षरता दर आपकी कितनी होगी? 79.19। कितनी होगी? 79.19। ठीक है, अगर मैं थोड़ी सी और बात करूँ आपके कि राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कौन से जिले की है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा कोटा जिले की। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर कौन से जिले की है? और आपका इसमें राइट आंसर होना चाहिए झुंझुनू की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों का, प्रश्न ध्यान से देखना। वर्ष 2011 में
राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता दर किस जिले की अंकित की गई? तो सर्वोच्च जो महिला साक्षरता दर है वो अपने कोटा जिले की अंकित की गई। अगर मैं बात करूँ कितनी, तो कोटा की अपनी कितनी 67.7% है अपने कोटा की साक्षरता दर। ये आपको ध्यान रखनी है। और कोटा को हम इसी के नाम से, एक नाम से जानते हैं। कोटा को हम कहते हैं क्या? शिक्षा नगरी। क्या कहते हैं? राजस्थान की शिक्षा नगरी। एजुकेशन सिटी किसको कहते हैं? हम कोटा को कहते हैं, क्योंकि कोटा में टोटल जो साक्षरता है वह भी सर्वाधिक है, महिलाओं की साक्षरता भी सर्वाधिक कोटा में स्थित है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का ध्यान से देखना, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है? तो वह कौन सी नदी है जो तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है? और आपका इसमें राइट आंसर होगा कांतली नदी। कौन सी नदी? कांतली नदी, जो कि आपके तोरावाटी बेसिन में क्या होती है? बहती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की आप लोगों से मैं बात करूं तो क्वेश्चन ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज का। ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा और मैं लगभग सभी मॉडल पेपर में इस क्वेश्चन को आपको करवाता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है आप लोगों का, जयदयाल और मेहराब खान ने राजस्थान के किस नगर में 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? ठीक है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से मैं बात करूं कि जयदयाल और मेहराब खान ने कौन सी क्रांति का? कोटा की क्रांति का क्या किया गया था? नेतृत्व किया था। कोटा में जब 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है, उस समय उसका नेतृत्व किया था किसने? जयदयाल और मेहराब खान ने। अगर मैं बात करूं आप लोगों से क्रांति कब हुई थी, तो क्रांति हुई थी आपके 15 अक्टूबर 1857 को। कब? 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांति हुई थी। और एक चीज़ और ध्यान रख लो आप इसके बारे में कि कोटा में केवल जन विद्रोह हुआ था। कौन सा? जन विद्रोह हुआ था, वहाँ की जनता ने विद्रोह किया था। और एक चीज़ याद कर लो कि इसमें मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों को क्या कर दिया था? मार दिया था। और कोटा के शासक कौन थे उस समय? कोटा के शासक थे आपके कौन से? राम सिंह को कोटा में ही क्या कर लिया था? बंदी बना लिया था। ठीक है, नज़रबंद कर लिया था। और फिर करौली का शासक था मदन पाल, उसने छुड़ाया था किसको? राम सिंह सेकंड को। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और जो इस क्रांति का दमन की मैं आप लोगों से मैं बात करूं तो इस क्रांति का दमन किया था एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था रॉबर्ट्स। ये भी आप लोगों से बार बार पूछता है कि उसका दमन किसने किया था? तो रॉबर्ट्स ने किया था। कब? 1858 को। कब किया था? 1858 को किया था। तारीख की मैं आप लोगों से मैं बात करूँ तो 3 मार्च 1858 को रॉबर्ट्स ने कोटा में जो क्रांति हुई थी उसका क्या किया था? दमन किया था। ठीक है, और आज के ये थे बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य वीडियो के साथ में। धन्यवाद।